So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Aroda and I welcome you all to my YouTube channel. So, you are watching Ayushi Academy. So, आज की क्लास में हम क्लास 12th CBSE पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी लाइव क्लास नहीं देखी है इस चैप्टर की, then I request you all, please go back and do watch my live class on the US hegemony in world politics. उसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आपके साथ में कोल्ड वॉर वाला टॉपिक भी कवर अप किया गया है, फिर उसके साथ में आपके साथ में बाइपोलैरिटी वाला जो चैप्टर है वो भी कवर किया गया है, और यूएस हेजेमनी का एक इंट्रोडक्शन लाइव क्लास में दिया गया है। सो मैं ये चाह रही हूँ कि आज हम अपने यूएस हेजेमनी वाले चैप्टर को कंटिन्यू करें, और यूएस हेजेमनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, whether you are preparing for UPSC, whether you are preparing for any of the competitive exams, right? So before I move on, I request प्रियांशु जी कि आप अभी तक बताएंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, आपको कितना समझ में आया है। यूएस हेजेमनी कोई बेटा आपने एक्सप्लेन करना है, एंड आपने हेजेमनी टर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेजेमनी, वो बताना है। लाइन टू लाइन रीड नहीं करना है, क्योंकि ओवरव्यू हम पहले कर चुके हैं, और उसके बाद 3 बच्चों के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लाइव क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज देन ओनली यू विल बी रिसीविंग अ नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वीडियोस, राइट? सो प्रियांशु जी, चलिए आप पहले ओवरव्यू दे दीजिए कि आप यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं। हमने यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पहले ये पढ़ा कि जब हमारी कोल्ड वॉर एंड हुई तो उसके कुछ टाइम बाद जो रशिया थी वो सुपर पावर नहीं रहा। उसके बाद जो यूएस है, हमारे पास सिर्फ एक ही सुपर पावर रही थी, वो थी यूएसए। यूएसए फिर अपनी डोमिनेंस दिखाने लग गया पूरे वर्ल्ड पे, जिससे हम दादागिरी भी कहते हैं और दादागिरी को हम हेजेमनी कहते हैं। और वो हर जो भी वर्ल्ड में हर जगह जो भी चीजें हो रही थी, पॉलिटिकल अफेयर्स, कोई भी अफेयर्स, उसमें अपना इन्वेजन करता था। कोई भी छोटी छोटी वॉर्स कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड होती थी तो वो उनमें जाता था। जैसे हमने इसमें पढ़ा कि फर्स्ट गल्फ वॉर, और फिर उनने यूएस ने इराक में भी वॉर हुई थी तो उसमें भी इन्वेजन किया था। और बार बार वो छोटी छोटी कंट्रीज और न्यू डेवलपिंग कंट्रीज को चैलेंज करता था। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने 3 बच्चों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पहले वो वाला पेज बेटा खोल दो, वो 3 जो, हाँ हाँ जी। फिर सो हमने हमने, हाँ, 3 स्टोरीज को डिस्कस किया, आयशा, जब्बू की और एनरी की। बताइए आप। हाँ फिर बताओ हमने बेटा। आयशा के उसमें पढ़ा कि जो आयशा है, वो से मेडिसिन की स्टडी करनी है यूनिवर्सिटी से, मगर वॉर के कारण 2013 में उनका एक लेग, मिस्की की बॉम्बिंग हुई थी तो उन्होंने अपना एक लेग खो दिया था। और वो चाहती हैं कि वो बाहर जाए, अपनी कंट्री से। बगदाद में वो रहती है और वो चाहती है कि वो बगदाद से बाहर जाए और अपनी पढ़ाई करें, मगर वो ये नहीं कर पा रही है क्योंकि उनकी कंट्री में फॉरेन की आर्मी है। जिससे हमें पता लगता है कि यूएस का जो पावर है वो मिलिट्री का उनकी कंट्री में है। फिर सेकंड हमने पढ़ा है जम्मू के बारे में, जो बता रहे हैं कि वो उन्हें पेंटिंग करना बहुत पसंद है। जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें वो ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट्स फॉर्म्स को बहुत वो करते हैं, बढ़ावा देते हैं, मगर जब वो है उससे अपनी एमबीए परस्यू करनी है, ताकि वो जो भी उनका फैमिली बिजनेस है वो उसे और प्रॉफिटेबल कर सके। तो हमें इस पैराग्राफ में ये बताया कि जो एमबीए का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा यूएसए से ही आया है। सेकंड है हमारी आंटी, जो कि पर्थ में रहती है ऑस्ट्रेलिया में।
जिसमें हमें पैराग्राफ में बताया है कि उन्हें चर्च जाना होता है, तो जो एम्बरी की मदर होती है वो उन्हें बोलती है कि आप चर्च में ब्लू जीन्स नहीं पहन के जा सकते, क्योंकि वो ट्रेडिशनल नहीं है और आपको कुछ और पहनना चाहिए। तो एम्बरी कहती है कि नहीं, आज के टाइम पे हम ब्लू जीन्स ही पहनते हैं क्योंकि ये कूल लगता है। तो जो हमारा ब्लू जीन्स का कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा यूएसए से ही आया है। तो इससे हमें पता लगता है कि यूएसए हमारी डे टू डे लाइफ में कितना इन्फ्लुएंस करता है हर चीज में। और इससे हमें ये पता चला। अ, फिर एक हम्म। हमने पढ़ा कि जो यूएसए है वो दो कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। मगर हम फिर भी यूएसए को जब बोलते हैं तो हम उसमें साउथ साउथ अमेरिका भी कंसिडर करते हैं। हम साउथ अमेरिका को भी कभी एक अलग से हम उसको कंसिडर नहीं करते। हमेशा जब भी हम यूएसए बोलते हैं हम उसको उधर ही कंसिडर करते हाँ जी, ठीक है कृष्णा जी, आपने बहुत अच्छा बताया। देखो, इसमें हम यूएस की हेजीमनी को पढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छा बताया कि कि 1991 के बाद देयर वाज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। पहले कोल्ड वॉर के टाइम पर दो सुपर पावर्स थी, वन वाज यूएसए एंड वन वाज यूएसएसआर। तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों सुपर पावर्स थी। 1991 के अंदर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो आपका यूएस इकलौता सुपर पावर रह गया, यानी कि यूएस बिकम द सोल पावरफुल इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। तो यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर जो पावरफुल रह गया, यूनिपोलर का मतलब कि सिर्फ एक ही पावरफुल है पूरे वर्ल्ड में, एंड दैट वाज यूएस से। ठीक है, अब यहाँ पर यूएस की हेजेमनी को तीन चीजों से बताया गया है कि यूएस की हेजेमनी तीन चीजों से हो रही है। देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ हेजेमनी। ये मैंने अपनी लाइव क्लास में डिस्कस किया है। प्लीज जिन्होंने लाइव क्लास नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज गो बैक एंड डू वॉच द लाइव क्लास। लाइव क्लास में मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, उसमें मैंने आप सबके साथ में डिस्कस किया था कि यूएस की हेजेमनी, देखो कोई भी पर्सन के लिए पावर शोकेस करने के लिए हम कोई मूवी देखते हैं कृष्णा, अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसमें ये देखते हैं ना कि भाई कितने अच्छे से हीरो फाइटिंग कर रहा है, दैट मीन्स हार्ड पावर। तो हार्ड पावर अगर किसी भी कंट्री के पास अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सब लोग उससे डरेंगे। सो जैसे कि हमने आयशा के केस में देखा कि बगदाद के अंदर वॉर हुई है। अब जो बगदाद के अंदर वॉर हुई है, उस वॉर को कौन करवा रहा है, मतलब कौन कर रहा है, उसमें मेजर एक्टिंग फोर्स कौन है, यूएस। यूएस की वहां पर हेजीमनी दिखाई जा रही है। तो यानी कि पहली यूएस हेजीमनी का फर्स्ट पावर क्या हो गई कि यूएस इज हैविंग हार्ड पावर। हार्ड पावर मतलब क्या, मिलिट्री की सेंस में, मिलिटरीली पावरफुल। ठीक है, हार्ड पावर नंबर वन हो गया। नंबर टू, जब्बू के केस में हम देख रहे हैं कि उसके फादर बोल रहे हैं कि आप बेटा एमबीए कीजिए। ठीक है, आप एमबीए कीजिए। तो ये जो एमबीए जैसा कॉन्सेप्ट है, यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, ये कॉन्सेप्ट आपका यूएस लेकर आया है। हमारे यहाँ पर पहले बिजनेस करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती थी। एक चाय वाला भी अच्छा बिजनेस कर लेता है, ठीक है, उसको भी बिजनेस करना आता होता है कि कैसे चाय और पकौड़े बेचने हैं, है कि नहीं। सो ये एमबीए जैसी जो एक डिग्री आई है, जो आजकल हर कोई करना चाहता है, जो लोग बिजनेस करते हैं, दैट इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी यूएस लाया है। तो यूएस की हेजीमनी है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएस की एक सॉर्ट ऑफ दादागिरी रह रही है। तो ये जो एमबीए का कॉन्सेप्ट है, ये हो गई यूएस की स्ट्रक्चरल पावर। किसमें हो गया, स्ट्रक्चरल पावर। बेटा आपने मेरे ख्याल लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो लिख लो। आयशा वाले पैराग्राफ के आगे लिख लीजिए हार्ड पावर विच इज रिलेटेड टू योर मिलिट्री। जब्बू वाले पैराग्राफ के आगे लिख लीजिए स्ट्रक्चरल पावर। स्ट्रक्चरल पावर, क्योंकि जो पूरी पढ़ाई के जो स्ट्रक्चर में चेंज किया है वो किसने किया है, यूएसए ने किया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल हेजीमनी की यहाँ पर बात हो गई। एंड हाँ, जो ये एंद्री वाला है, एंद्री वाले पे लेकर आओ।
ये नीचे एक ऐड आ रही है बेटा, इसे बंद कीजिए। एंद्री के जो कॉन्सेप्ट है, एंद्री बोल रहे हैं कि एक लड़की है जो कि ब्लू जीन्स पहन रही है। हमारे यहाँ पर क्या होता था पहले, जैसे कि मैं अपनी लाइफ में बता चुकी हूँ, तब हमने बात की थी कि लोग धोती कुर्ता पहनते थे या साड़ी पहनती थी औरतें। तो उस समय पर जो एंद्री है वो कह रही है कि हमें क्या पहन के जाना है, ब्लू जीन्स। एंद्री बोल रहे हैं कि मैं क्या पहन के जाना चाहता हूँ, ब्लू जीन्स, ठीक है। पर उनकी मदर कह रही है कि नहीं, आप कुछ रिस्पेक्टेबल सा पहनिए। तो उसके फादर समझा रहे हैं उसकी मदर को कि डू यू रिमेम्बर कि हम भी अपने यंग एज में जीन्स पहन के जाते थे। तो ये जो ब्लू जीन्स का कॉन्सेप्ट है, दिस इज रिलेटेड टू सॉफ्ट पावर। इसके आगे बेटा लिखिए सॉफ्ट पावर। लिख रखा आपने कृष्णा? नहीं लिखा तो लिख लो। इट इज रिलेटेड टू सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मतलब विच इज रिलेटेड टू योर कल्चर। सॉफ्ट पावर भी लिखो और साथ में एरो करके लिखो कल्चर, यानी कि वो चीजें जो कि हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि जो हम मैकडॉनल्ड्स में जो बर्गर खाते हैं, बर्गर खाना ये आपके कल्चर का पार्ट हो गया। तो वो भी बर्गर भी किस में आ जाएगा बेटा, आपका सॉफ्ट पावर में आ जाएगा। और वेयरिंग ब्लू जीन्स विल आल्सो कम इन योर कल्चर का पार्ट, क्योंकि हमारा वेयरिंग चेंज हो गया, हमारा कल्चर चेंज हो गया। तो यूएस हेजेमनी की 3 पावर्स है मेन, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपको बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने समझा दिया कि 3 मेजर पावर्स है। वन इज हार्ड पावर। हार्ड पावर मतलब मिलिट्री, जिसमें हमने आयशा का एग्जांपल लिया कि बगदाद के आउटस्कर्ट्स पे वो रहती थी, वॉर हुई एंड उनको काफी ज्यादा इंजरी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने एक लेग खो दिया। सो दिस इज रिलेटेड टू हार्ड पावर। हार्ड पावर में उनकी दादागिरी हो गई यूएस की। नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट वाज ऑफ जब्बू। जब्बू ने बोला कि वो एमबीए नहीं करना चाहते, बट उनके फादर कह रहे हैं कि आप एमबीए कीजिए। सो दिस इज रिलेटेड टू द structural part. And when we are talking about Endri, Endri is talking about blue jeans. Blue jeans is related to culture, which is related to your soft power. तो यूएस हेजेमनी की 3 पावर्स है, ठीक है। मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ बिकॉज लाइव क्लास में मैं ये बोर्ड पे लिख के बता चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज वो जाकर देख लेना, उसमें ये डिटेल्डली डिस्कस किया गया है। चलिए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इससे पहले वाला जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज लाइव क्लास देख ले मेरी, ठीक है। चलिए पढ़िए। Beginning of the New World Order, the sudden collapse of the Soviet Union took over by surprise. While one of the two superpowers exit, the other remained with all its power intact, even enhanced. Thus, it would appear that the US hegemony after Soviet power from the international scene. This, this is largely correct, but we need to keep in mind two riders to this. First, as we बेटा shall पॉज पॉज, रुक जाइए। यहाँ से ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करो, क्या समझ में आया? हमने पढ़ा कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे दोस्त जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया तो हमारी सिर्फ एक ही सुपर पावर बच गई थी, और जो सुपर पावर थी हमारी वो थी यूएस में, जिसके पास जो काफ़ी पावरफुल थी, और उसने अपनी वो बहुत पावरफुल हो गई थी, और फिर यूएसए ने अपनी हेजेमनी स्टार्ट कर दी 1990 जब हमारा तो सोवियत पावर इंटरनेशनल से हट गया था। हाँ जी। सो इसमें बेसिकली बोला ही यही गया है कि 1991 के अंदर देखो, कोल्ड वॉर में तो 2 सुपर पावर्स थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। बोल रहे हैं कि 1991 के अंदर जब आपके यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी कि यूएसएसआर जब टुकड़ों में टूट गया, उस समय पर क्या हुआ, उस समय पर आपका यूएसए इकलौता सुपर पावर बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1991 के बाद से ही यूएस की हेजेमनी शुरू हो गई वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। सो अब आगे देखेंगे, फर्स्ट एज वी शैल सी इन दिस। अब आगे हम चीजें देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज प्लीज। हाँ जी। Yeah. First, we shall see in this chapter some aspects of US hegemony did not emerge in 1991
but in fact go back to the end of the Second World War in 1945. The Second World War, second, the US did not start behaving like a hegemonic power right from 1991. It became clear much later that the world was in fact living in a period of hegemony. Let us therefore हाँ जी, look at this process by which US got established more closely. हाँ जी। तो यहाँ पर बेटा ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 के अंदर तभी से यूएस हेजेमनी शुरू हुई। ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था या फिर उससे भी पहले ही लगा लो, वर्ल्ड वाज ऑलरेडी लिविंग अंडर द यूएस हेजेमनी। क्योंकि जैसे जब उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक किया, सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द सिंबल की यूएस की हेजेमनी है, भाई दादागिरी चल रही है। बिकॉज बाकी तो किसी ने एटॉमिक बॉम्ब नहीं फेंके थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, यूएसए ने फेंका था। सो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बता रखा है कि ऐसा नहीं है कि 1991 से ही आपका यूएस का हेजेमनी शुरू हुआ, बल्कि यूएस का हेजेमनी तो उससे भी काफी पहले से चल रहा था। सो the world was already living under the US hegemony from a long period of time. काफी लंबे समय से यूएस की हेजेमनी के अंडर ये एक इंसेक्ट आ गया है रूम में ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सॉरी। एक्चुअली मैं दोनों साइड के दरवाजे खोल के बैठी हूँ तो ऑक्सीजन भी आ रही है, धूप भी आ रही है अच्छी, बट यहाँ पर इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं क्योंकि प्लांट्स है ना। चलिए हाँ, इतना बेटा बात समझ में आ गई कृष्णा? क्लियर है? आगे पढ़िए। In August 1990, Iraq invaded Kuwait, rapidly occupying and subsequently annexing it. After, after a series of diplomatic attempts failed at convincing Iraq to quit its aggression, the United Nations mandated the liberation of Kuwait by force. For the UN, this was the dramatic decision after years of deadlock during the war. The US President George H.W. Bush hailed the emergence of a new world order. हाँ जी बेटा, इस पैराग्राफ को पहले आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप समझाने की कोशिश करो। इन्होंने बोला है कि 1990 में इराक ने कुवैत में इन्वेड किया और कुवैत को अपने अंडर लेने की कोशिश की, मगर वो फेल होते गए। फिर जब नहीं हुआ तो यूनाइटेड नेशन इस पूरे सिचुएशन में एंटर हुआ और आफ्टर जो कोल्ड वॉर के बाद यूएन ने डिसीजन बनाया। फिर जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस इन्वेजन के बाद बनाया। चलिए अब यहाँ पर हम यूएसए की हार्ड पावर को स्टडी करेंगे। हार्ड पावर मतलब क्या? मिलिट्री की पावर। इसके ऊपर इन अगस्त 1990 के ऊपर बेटा लिखिए हार्ड पावर, बुक के अंदर लिखिए हार्ड पावर और एरो करके लिखना मिलिट्री। ठीक है? तो इन अगस्त 1990 अब ये इवेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस, whether you are preparing for UPSC, whether you are preparing for your class 12th board exam, whether you are preparing for any of the competitive exams, or whether you are preparing for KBC, आप KBC में आना चाहते हो या कुछ भी। So in all these situations, this is the most important topic and most important concept. ठीक है? अब ये बहुत important concept है। अब इन सब चीजों को मार्क करते जाना। अब हम 3-4 वॉर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 3-4 लड़ाइयां हुई हैं उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि उससे हम यूएस की हेजेमनी को समझ सके। तो बोल रहे हैं कि इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत। इराक ने किसको इन्वेड किया? कुवैत को। आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं,
ठीक है, रैपिडली ऑक्यूपाइंग एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्सिंग इट। तो इराक किसको इन्वेट करता है? कुवैत को इन्वेट करता है और उसको एनेक्स कर लेता है। एनेक्स कर लेता है का मतलब क्या? कंट्रोल कर लेता है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक टू क्विट इट्स एग्रेशन, बहुत लोगों ने कुवैत को समझाया, जैसे कि अभी हम लोग अफगानिस्तान में तालिबान आए हुए हैं, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि प्लीज लीव देयर कंट्री, है ना? कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे डिप्लोमेटिक इवेंट्स के साथ में। सो सिमिलर मैनर में जब इराक ने कुवैत को एनेक्स किया था, तब उस समय पर इराक को बहुत लोगों ने, बहुत लोगों से मेरा मतलब है बहुत सारी कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक इवेंट्स के थ्रू समझाने की कोशिश की कि भाई आप कुवैत को छोड़ दीजिए, अपने एग्रेशन को आप क्विट कर दीजिए। इराक टू क्विट इट्स एग्रेशन, द यूनाइटेड नेशंस ने भी कोशिश की, mandated the liberation of Kuwait, कुवैत की लिबरेशन की बात की गई by force for the UN. This was a dramatic decision after years of deadlock during the Cold War. तो पहले तो यूएस यूनाइटेड नेशंस जो था हमारा, ये भी आपका 1945 में ही बना था, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था पीस इंश्योर करने के लिए। सो तब होता क्या है कृष्णा जी, समझो अब यहाँ पर होता ये है कि यूनाइटेड नेशंस पहले तो कोल्ड वॉर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, यानी कि यूएसए वाले जो कह रहे थे, यूएसएसआर वाले जो कह रहे थे, उनकी कॉन्फ्लिक्ट को ही सॉल्व करने की कोशिश करते रहे। बट अब क्या हो रहा है कि पहली बार ऐसे हम देख रहे हैं कि 1990 के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इराक कुवैत को छोड़ दे, ठीक है? अब इसमें द यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश hailed the emergence of a new world order. अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपके वो है प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश, इन्होंने हेल्ड किया है एक इमर्जेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। बेटा इसको हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे भी समझा दूंगी ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? मैं एक एक वॉर को बोर्ड पे भी समझा दूंगी, पहले आप ये रीड कर लो फिर बताती हूँ। इतना समझ में आ गया मोटा मोटा? चलिए पढ़िए। Massive coalition force of 660,000 troops from 34 countries fought against Iraq and defeated it in what came to be known as the First Gulf War. However, हाँ जी, समझा इस लाइन को? the 6,60,000 से ज़्यादा troops जो soldiers और 34 countries थे, उन्होंने इराक के अगेंस्ट लड़ाई की और डिफीट हो गए, और फिर जो ये पूरी लड़ाई थी उसको फर्स्ट गल्फ वॉर कहा गया। सो बोल रहे हैं एक कोलिशन फोर्स थी जिसमें 6,60,000 ट्रूप्स आए, यानी कि 6,60,000 आर्मी वाले थे आपके, 34 कंट्रीज से लोग आए, ठीक है? एंड फॉट अगेंस्ट इराक एंड डिफीटेड इट। तो 34 कंट्रीज से लोग आए और उन्होंने इराक के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और इन्होंने इराक को डिफीट कर दिया। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर, ठीक है? अभी फर्स्ट गल्फ वॉर को बेटा बुक में अंडरलाइन करो, द फर्स्ट गल्फ वॉर। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरा पहले मैं 1 सेकेंड में इसको स्टैंड पे लगा दूं, फिर मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान से देखना, मुझे बता देना दिख रहा है कि नहीं। As we are studying about US hegemony, हम यूएस की हेजेमनी को पढ़ रहे हैं। ये दिख रहा है बेटा? यूएस हेजेमनी दिख रहा है कृष्णा? हाँ जी। जहाँ ना दिखे ना समझ में आए प्लीज पूछ लेना। तो यूएस हेजेमनी के अंदर देखो, मैं स्ट्रक्चरल पावर, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, वो वाला कॉन्सेप्ट में लाइव क्लास में वीडियो में ढंग से समझा दिया है।
मैं बस ये बोल रही थी, अगर आपने लाइव क्लास नहीं देखा है देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो बैक एंड डू वॉच। अब बात करते हैं यूएस की हेजेमनी की। तो हम बात कर रहे हैं कि यूएस की, चलिए फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। यूएस की हेजेमनी को, दादागिरी को समझने के लिए यूएस हेजेमनी हमारे पास 3 तरीके से है। वन, इन द फॉर्म ऑफ हार्ड पावर, ठीक है, हार्ड पावर की फॉर्म में। दूसरा, स्ट्रक्चरल पावर। तीसरा, सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो हार्ड पावर का मतलब क्या है? रिलेटेड टू मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री के सेंस में यूएसए सबसे ज्यादा पावरफुल था, इसलिए इसको पूरे वर्ल्ड का हेजेमन बोला जाता है। दूसरा, स्ट्रक्चरल पावर। स्ट्रक्चरल पावर में आपकी चीजें आती है, जैसे कि हमने बात की थी अभी अभी एमबीए। एमबीए का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री के अंदर कौन लेकर आया? यूएस। ठीक है, गूगल, आपका जो गूगल है, जो हर बार पे आप लोग गूगल करते हो आज की डेट में, कौन लाया? यूएसए लेकर आया। जो आपका सी रूट्स के अंदर जो सबमरीन वगैरह चलता है इंटरनेशनली, जो सी रूट्स की बात है, वो सब कौन लेकर आया? यूएसए। तो ये स्ट्रक्चरल पावर के अंदर एमबी हो गया, गूगल हो गया, सी रूट्स हो गया, ये सारी चीजें किसकी है? ये स्ट्रक्चरल पावर कौन लेकर आया? आपका यूएसए। Now, when we talk about soft power का मतलब होता है related to culture। हमारे कल्चर को भी यूएस ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। कैसे इन्फ्लुएंस किया है? कल्चर में क्या आता है आपका? ब्लू जी, प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट जॉर्ज। हाँ जी। सो आई होप आप लोगों को वो 3 चीजें समझ में आ गई। हार्ड पावर रिलेटेड टू मिलिट्री, एंड सॉफ्ट पावर रिलेटेड टू कल्चर, और स्ट्रक्चरल में आपका एमबीए वगैरह। देखिए, सॉफ्ट पावर के अंदर आपकी ब्लू जीन्स आती है, और आपका वो आता है बर्गर, जो आप मैकडी का जो बर्गर खाते हैं, दैट इज ऑल्सो आपका ईटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस हुआ है, यानी कि आपका ईटिंग कल्चर इन्फ्लुएंस हुआ है ड्यू टू यूएस हेजेमनी। about US print, on कीजिए। देखिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से हमारी क्लास बार बार कभी स्टॉप हो रही है, कभी ऑन हो रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट बोर्ड पे बता पाऊँ, और बाकी के मैं फिर थ्रू पीडीएफ ही बता दूंगी। और देखिए, जो यूएस हेजेमनी है, ये यहाँ पर हम इसकी हार्ड पावर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हार्ड पावर की। तो हार्ड पावर की बात कर रहे हैं, यानी कि मिलिट्री की बात करेंगे। मिलिट्री की बात करेंगे तो बात करें कि अगस्त 1990 जब इराक ने 34 कंट्रीज केम टुगेदर along with 6,60,000 ट्रूप्स, यानी कि 6,60,000 ट्रूप्स आए थे, और 34 कंट्रीज इकट्ठे आई थी। उन्होंने आकर जो आपके प्रेसिडेंट थे उस समय पर, यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. Bush, he hailed a new world order. Hailed a new world order. तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को हेल किया गया था उस समय पर, और जो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला कि भाई, इराक ने कुवैत को इन्वेड किया हुआ है, तो कुछ ऐसा कीजिए कि इराक कुवैत को छोड़ दे। तो इराक के ऊपर किसने पूरी 34 कंट्रीज इकट्ठे आई थी कुवैत को इराक से छुड़वाने के लिए। ठीक है, इसको, इस पूरी वॉर को हम बोलते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर। बेटा, इतना रिकॉर्ड हो गया?
फिर पढ़ना शुरू करना। हाँ जी, पढ़िए। The US operation, which was called Operation Desert Storm, was overwhelming An American general, Norman Schwarzkopf, led the UN coalition, and nearly 75% of the coalition forces were from the US, although the Iraqi president, Saddam Hussein, had promised the mother of all battles. The Iraqi forces were quickly defeated and forced to withdraw from. हाँ जी, इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कीजिए। इन्होंने बोला है कि जो यूएन ने ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो अमेरिका के थ्रू करवाया गया था। फिर उन्होंने बोला जो अमेरिका के जनरल थे नॉर्मन स्क्वाशकॉफ, उन्होंने 75% ऑफ कोएलिशन फोर्सेस लिए थे, और जो इराकी प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला था कि ये जो भी बैटल हो रही है ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स है। तो जब यूएसए के सारे सोल्जर्स वहाँ पे पहुंचे तो जो इराकी फोर्सेस थी वो डिफीट हो गई और उन्होंने वो कुवैत से चले। हाँ जी, एक बार लास्ट पेज पे ले जाओ, मैं वहां से थोड़ा कंटिन्यू करूं। हाँ जी, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, इसमें लिखा है कि a massive coalition force of 6,60,000 troops from 34 countries fought against Iraq. I'm so sorry. बेटा रिकॉर्डिंग पॉज कर। ऑल राइट, सो हमने बात करी है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको फर्स्ट गल्फ वॉर को समझना है, और फर्स्ट गल्फ वॉर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। ठीक है, तो हम बोल रहे थे, अभी मैंने जैसे कि आपको बोर्ड पे बताया, देखो मैं सारी चीजें बोर्ड पे नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है, वाईफाई ऊपर वाले रूम में हमारे थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा। मैं इसको ठीक करवा लूंगी, रिजॉल्व करा लूंगी इशू को, बट अभी के लिए थ्रू पीडीएफ ही हम स्टडी करते हैं, बिकॉज मे बी उसमें रिकॉर्ड करते तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अच्छा, एक बात और, मैं आप सबसे माफी भी चाहती हूँ कि मैंने बोला था कि मैं डेली शाम को 5 बजे लाइव आऊंगी, सो उसके लिए आई एम सॉरी कि मैं रोज आ नहीं पा रही हूँ, बिकॉज काफी दिनों से मेरा गला खराब है, सो उस वजह से, और मेरे को कोल्ड हो रहा है, तो मैं उस वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, बट वंस आई विल बी ओके आई विल स्टार्ट डूइंग इट। मैं आपको पहले मैसेज दूंगी, ठीक है? चलिए, उसके लिए माफी। और लेकिन इसी वजह से मैं अपने रिकॉर्डेड सेशंस यूट्यूब वाले आपके साथ में डाल दूंगी। ये यूएस हेजीमनी का पूरा रिकॉर्डेड सेशन मैं आपके साथ शेयर अप कर दूंगी। सो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 1990 के अंदर अगस्त में इराक ने कुवैत को क्या किया है, इन्वेट किया है, तो उसके लिए 34 कंट्रीज इकट्ठे आई थी विद 6,60,000 ट्रूप्स, और उन्होंने क्या किया कि इराक को डिफीट किया, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर। अब नेक्स्ट पेज ले आओ कृष्णा, आगे कर दो। हाँ जी, आगे लिखा है, however the UN operation which was called the Operation Desert Storm, बेटा इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को अपनी बुक में कर लो, यहाँ पे करना है यहाँ पे कर लो, मर्जी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर आप बोर्ड में मान लो आप रिटन पेपर देने जा रहे होते, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन वो पूछ लेते, लेकिन अब आपका एमसीक्यू वाला पेपर है, तो एमसीक्यू वाले पेपर में भी आपसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुई है, यूनाइटेड नेशन ने इसी फर्स्ट गल्फ वॉर को ही, इस ऑपरेशन को यूएन ने नाम दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म।
जैसे हम इंडियन आर्मी भी अगर कोई ऑपरेशन करती है तो हर ऑपरेशन को कोई एक नाम देते हैं ना, वर्ड्स के थ्रू उनका कोई ना कोई नाम होता है। तो सिमिलर मैनर में उस समय की जो ये फर्स्ट गल्फ वॉर थी उसको यूनाइटेड नेशंस ने नाम दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। was overwhelming American। तो ये भी एक अमेरिकन नाम ही है एक तरीके से। आगे लिखा है एन अमेरिकन जनरल नॉर्मन शेक्सवाकोपॉफ। क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसे पढ़ के बताना कृष्णा। नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ। हाँ जो भी है, श्वार्ज़कॉफ, ठीक है। लेट द UN coalition and nearly 75% of the coalition forces were from US, although the Iraqi president। तो ये जब लड़ाई हुई थी तो इसमें जो 75% कोलिशन फोर्सेस थी, यानी कि जो 75% आर्मी का जो हिस्सा था वो कहाँ का था, यूएस का था। इसलिए हम बात करें यूएस के हेजेमनी की कि फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर जब इराक ने कुवैत को क्या किया, इन्वेड किया, उसमें जो आर्मी गई, जैसे कि आर्मी ने, तो उसमें 75% हिस्सा किसका था, यूएस का था। आगे लिखा है ऑल्दो इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन had promised the mother of all battle। जो इराकी प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने बोला था कि ये इट विल बी द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, की यानी कि ये वाली लड़ाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। The Iraqi forces were quickly defeated and forced to withdraw from Kuwait। इस लड़ाई में क्या होता है, इराक की फोर्सेस डिफीट हो जाती हैं और उन्हें कुवैत छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन ये क्यों जाना पड़ता है, इसमें समझने वाली बात ये है कि अमेरिका की 75% मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो इस वजह से इराक हार गया। तो यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि यूएस की मिलिट्री कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये पहला एक वॉर है जिसके थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि यूएस की हार्ड पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे पढ़िए। द फर्स्ट गल्फ वॉर। First Gulf War revealed the vast technology gap that had opened up between the US military capability and that of the others. The highly publicized use of so-called smart bombs by the US led some observers to call this a computer war. Widespread television coverage also made it a video game war, with viewers around the world watching the destruction of Iraqi forces live on the TV in the comfort of their living room. तो ये जो फर्स्ट गल्फ वॉर है ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय पर revealed the vast technological gap that opened up between the US military capabilities and other states। ये फर्स्ट गल्फ वॉर इसलिए भी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो इंटरनेट जो है ना, जो आपका गूगल आया है, इंटरनेट आया है, ये कौन लेकर आया, आपका यूएस लेकर आया है ना। तो उस समय पर टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है जो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। द हाईली पब्लिसाइज्ड यूज ऑफ कॉल्ड स्मार्ट बॉम्ब्स। छोटे छोटे स्मार्ट बॉम्ब्स होते थे जो कि यूएस यूज करता था जो उस समय पर दिखा रहे हैं। तो आई एम सो सॉरी, मेरा गला काम ही नहीं कर रहा। दी हाईली पब्लिसाइज्ड यूज ऑफ बेटा रिकॉर्डिंग 2 मिनट पॉज करो वापस। हाँ जी, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो स्मार्ट बॉम्ब्स है उनका यूज किया गया और इसको पहली बार बोला गया कंप्यूटर वॉर या फिर वीडियो गेम वॉर, बिकॉज सबने इसको अपने अपने टेलीविजन के थ्रू देखा। तो इसलिए भी हमें वॉर के बारे में ज्यादा पता चल पाया, क्योंकि पहले जो वॉर्स होती थी वो टेलीविजन में कवर अप नहीं होती थी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही था
कि वॉर, पूरी की पूरी वॉर आपकी टेलीविजन में आई, तो इसलिए ये काफी अच्छी वॉर रही है। समझ में आ गया इतना? तो ऑपरेशन बेटा डेजर्ट स्टॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं व्हाट इज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और फर्स्ट गल्फ वॉर एक ही चीज है, और इसमें ये वॉर हुई थी जब इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था, लेकिन बाद में 34 कंट्रीज ने मिलकर इराक को डिफीट कर दिया था। और इसमें मेजर रोल किसका रहा था? आपका यूएस का। ठीक है, आगे इनक्रेडिबली से पढ़िए। Incredibly, the US may actually have made a profit from the war. According to many reports, the US received more money from the countries like Germany, Japan, and Saudi Arabia than it had spent on the war. हाँ जी, समझाइए। उन्होंने कहा है यूएस को इस वॉर से बहुत प्रॉफिट हुआ, और जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज ने यूएस को मनी प्रोवाइड, उन्होंने मनी। हाँ, जितनी मनी यूएस ने स्पेंड भी नहीं की थी वॉर में, उससे कई गुना ज्यादा मनी यूएस को मिल गई थी जर्मनी से, जापान से, सऊदी अरेबिया से, कि उन्होंने अच्छा काम किया था इस बारी तो, है ना, क्योंकि कुवैत को आजाद कराया था इराक के इन्वेजन से। चलिए अब बात करते हैं द क्लिंटन ईयर्स। आपने सुना ही होगा कि क्लिंटन, बिल क्लिंटन हो गए आपके, इन सबकी सरकार यूएस में काफी समय के लिए रही है। चलिए द क्लिंटन ईयर्स से पढ़ना शुरू कीजिए। The Clinton years, despite winning the first Gulf War, George H.W. Bush lost the U.S. presidential election of 1990. William Jefferson, Bill Clinton of Democratic Party, who had campaigned on the domestic rather than the foreign policies. Bill Clinton won again in 1996 and thus remained the president of the US for 8 years. During the Clinton years, it often seemed that the US had withdrawn into its internal affairs and was not fully engaged in politics. The foreign policy, the Clinton government tended to focus on soft issues like democracy promotion, climate change, and world trade rather than on hard politics of power and security. हाँ जी, एक बार बेटा वो नीचे वाला ले आओ जहां से, क्योंकि ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हाँ, नीचे वाला। हाँ, तो बोल रहे थे क्लिंटन ईयर्स, क्लिंटन ईयर्स में ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट गल्फ वॉर हम जीते थे जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की वजह से हम फर्स्ट गल्फ वॉर जीत भी गए। बट 1992 में जब यूएस के अंदर इलेक्शन हुए, तब उन इलेक्शंस में कौन जीते? विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में बिल क्लिंटन बुला देते हैं। तो विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के थे उस समय पर, वो जीते। अब ऊपर कीजिए पैराग्राफ, पेज को मतलब। हाँ जी, तो बोल रहे हैं कि जो बिल क्लिंटन थे वो क्यों जीते, और ये यूएस के अंदर 8 सालों के लिए रहे। वो इसलिए जीते क्योंकि जो क्लिंटन गवर्नमेंट थी, दे फोकस्ड ऑन सॉफ्ट इश्यूज लाइक डेमोक्रेसी का प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड। तो इन्होंने ज्यादा हार्ड पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं किया। हार्ड पावर मतलब मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी पे बिल क्लिंटन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सॉफ्ट इश्यूज पे ध्यान दिया, जैसे डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज। जैसे मैं बात करती हूँ ना, यूएस की अलग अलग पावर है, तो पहली पावर तो आपने देख ली, विच इज हार्ड पावर फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर, और उसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़िए। इतना समझ में आ गया? हाँ जी, चलिए आगे नेवरदलेस से पढ़िए, ऊपर करो पेज को। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, अब पढ़ो। Nevertheless, the US on the occasion did show its readiness to the use of military power even during the Clinton years. The most important episode occurred in the 1999, the response to Yugoslavian actions against the pre, predominantly
Albanian population in the predominantly dominantly Al- predominantly Albanian population in the province of Kosovo, Kosovo the Kosovo air forces of NATO countries led by the US bombarded targets around the Yugoslavia for well over 2 months, forcing the downfall of the government of Slobodan Milosevic and the stationing of the NATO from the Kosovo. हाँ, क्या समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। बता रहे हैं। Nevertheless, the US on the occasion did show its readiness to use military power. बोल रहे हैं कि जो क्लिंटन गवर्नमेंट थी, जो बिल क्लिंटन की जो सरकार बनी थी 1992 के अंदर, तो वो वैसे तो डेमोक्रेसी को फेवर करती थी, सॉफ्ट इश्यूज के ऊपर काम करती थी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती थी, बट ऐसा नहीं था कि बिल क्लिंटन की सरकार ने कभी भी हार्ड पावर का यूज ना किया, ऐसा नहीं था। ये लोग भी अपनी मिलिट्री पावर का यूज करते थे। तो इसमें एक जो समय पर हुआ था, बोल रहे हैं कि 1999 के अंदर in response to the Yugoslavian actions, जो यूगोस्लावियन एक्शंस थे उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स हुआ था उसको बता रहे हैं अगेंस्ट द प्रीडोमिनेंटली अल्बेनियन पॉपुलेशन। तो यूगोस्लाविया का जिस तरीके का रिस्पॉन्स था अल्बेनियन पॉपुलेशन के ऊपर इन द प्रोविंस ऑफ कोसोवो, इसमें भी यूएस ने काम किया था। तो एयर फोर्सेस ऑफ द नाटो कंट्रीज लेड बाय द यूएस bombarded the targets around the Yugoslavia. यूएस ने यूगोस्लाविया के ऊपर अपने टारगेट्स के ऊपर क्या किया? बॉम्बिंग करी, forcing the downfall of the government of the Slobodan Milosevic and stationing of a NATO force in Kosovo. तो इस लड़ाई के अंदर ये दिखा रहे हैं कि तो यूएस ने काम किया अगेंस्ट दी यूगोस्लाविया के अगेंस्ट, और फिर ये इन्होंने अपनी कोसोवो के अंदर नाटो फोर्सेस को खड़ा कर दिया था। इसको आपको एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक वन मार्कर अगर आ जाए तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि भाई यूगोस्लावियन एक्शंस के अगेंस्ट, जो कि प्रीडोमिनेंटली अल्बेनियन पॉपुलेशन थी कोसोवो के अंदर, तो यूगोस्लाविया के अगेंस्ट आपके यूएस ने अटैक किया था अल्बेनियन पॉपुलेशन को बचाने के लिए, और फिर वहां पर उन्होंने नाटो फोर्सेस को भी लगा दिया था कोसोवो के अंदर। इतना समझ में आ गया? हाँ जी, आगे Another significant US military action during the Clinton years was in response to the bombing of the US Embassy in Nairobi, Kenya, and the Dar es Salaam, Tanzania in Dar es Salaam, हाँ, Tanzania in 1998. These bombings were attributed to Al Qaeda, a terrorist organization strongly influenced by extreme extremist Islamist ideas. Islamist ideas. Within a few days of this bombing, President Clinton ordered Operation Infinity, Infinity, Operation Infinite Reach. Infinite Reach, a series of cruise missile strikes on Al Qaeda terrorist targets in Sudan and Afghanistan. The US did not bother about the UN sanction or provisions of international law in this regard. This was alleged that some of the targets were civilian faculties unconnected to terrorism. In retrospect, this was merely the beginning. So इसके अंदर क्या बताया जा रहा है? इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो अलकायदा था, अलकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऊपर भी
क्लिंटन ने, जो आपके प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन उस समय पर, उन्होंने अटैक किया था। इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। जैसे ऊपर ऊपर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, नीचे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मार्क कर लीजिए एज अ वन मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क कर लो। मैं 1 सेकेंड पानी पी लूं, वीडियो को रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। तो बोल रहे हैं कि another significant US military action during the Clinton years was in response of the bombing of the US embassies in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam. तो US का जो military actions था वो जब US embassies के ऊपर बॉम्ब गिराया था अलकायदा ने, मतलब नायरोबी में, केनिया में, दार एस सलाम में और तंजानिया में 1998 के अंदर, तब these bombings were attributed to Al-Qaeda. Al-Qaeda एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही है जो कि इन्फ्लुएंस है लार्जली बाय एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आइडियाज का। इस्लाम के आइडियाज से ये कहते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड है ये। और जैसे बॉम्बिंग हुई, जैसे मान लो नायरोबी केनिया वगैरह पे बॉम्ब गिरा और आपका दार एस सलाम तंजानिया इन सब जगहों पर बॉम्ब गिरे, तो जो प्रेसिडेंट थे क्लिंटन, उन्होंने, और आगे करो, नेक्स्ट पेज कीजिए। तो बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। A series of cruise missile strikes on Al-Qaeda terrorist targets in Sudan and Afghanistan. यानी कि सुदान और अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वहां पर अल-कायदा के ऊपर बॉम्ब गिराया गया। The US did not bother about the UN sanction or provision of the international law in this regard. यूएस ने कुछ नहीं सोचा कि इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन इनको क्या कहेंगे या इंटरनेशनल लॉज इनके ऊपर क्या कहेंगे। इन्होंने सीधा जाकर अलकायदा, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप था, उसके ऊपर जाकर इनकी जगहों पर भी पहले अलकायदा ने अटैक किया था। जैसे कि नायरोबी के अंदर, दार एस सलाम के अंदर इन्होंने, इनके ऊपर अलकायदा ने अटैक किया तो इन्होंने भी कर दिया। It was elite, बेटा पीडीएफ कहाँ गया?